नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है, रेलवे ने जो सीबीटी 2 में जो सिलेबस दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आज हम उसके बारे में डीप चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, जो ड्राइंग के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चंस ड्राइंग के उन पेपर्स में आए। दोस्तों यहाँ एक स्लाइड आपके सामने हम लेके आते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड आपके सामने है, सीबीटी 2 पार्ट ए। सीबीटी 2 जो पार्ट ए है दोस्तों, वो 100 नंबर का होने वाला है, जिसका टाइम जो है 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। सीबीटी 2 पार्ट बी जो 75 क्वेश्चन होंगे और जो 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो सीबीटी 2 पार्ट बी है वो पूर्ण रूप से टेक्निकल है। जो आपने ट्रेड चुनी उन्हीं ट्रेड के क्वेश्चंस टेक्निकल आपके सामने आएंगे, जिसमें आपको 35% पासिंग मार्क्स कंपलसरी है। जब तक ये स्कोर नहीं होगा आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो सीबीटी 2 पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइड है। आपको 35% अंक आपको इस पार्ट बी में लेके आने हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की। दोस्तों इसमें 25 जो क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग के आएंगे। ये मैथ्स और रीजनिंग आपने सीबीटी फर्स्ट में अभी आपने दिया है, सीबीटी फर्स्ट में तो आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी थी। आपने मैथ और रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन आप इस पार्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेस है, जो इस सीबीटी 2 का जो मेन जो पार्ट है वो है बेसिक साइंस, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोनों के क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन, दोनों टॉपिक के मिला के 50 क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर रेलवे ने आपको दिया कि 50 क्वेश्चन में आपको बेसिक साइंस पढ़ने को मिलेगी और 50 क्वेश्चन से ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी दोनों 50 क्वेश्चन के अंदर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग के दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और ड्राइंग के क्वेश्चन की संख्या पर हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ड्राइंग के आए थे। लेकिन रेलवे जो है उठक पटक के लिए माना जाता है। जैसे इस बार सीबीटी फर्स्ट में बायो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और लास्ट प्रीवियस ईयर में हम देखें तो प्रीवियस ईयर में देखें सीबीटी फर्स्ट के अंदर फिजिक्स बहुत ज़्यादा आई थी। तो हमें इस बार पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार जो बेसिक साइंस यानी WC है वो क्वेश्चंस और ड्राइंग के क्वेश्चन के कंपैरिजन में हमको उम्मीद है कि ड्राइंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। तो हम दोस्तों यदि 15 से 20 क्वेश्चन भी यदि ड्राइंग के आ जाते हैं तो हम इस तैयारी के साथ ही हम आगे बढ़ें ताकि हम उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें और अच्छी मेरिट में बने रहें। हम यहाँ पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करें कि रेलवे ने सिलेबस क्या दिया। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ सिलेबस दिया, वो कहा गया कि ड्राइंग का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के साथ आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने हैं कि ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम ड्राइंग बनाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर काम आते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं और किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे चलें तो दूसरा जो टॉपिक दिया सिलेबस में वो दिया लाइंस, रेखाएं। दोस्तों यहाँ रेखाओं के बारे में चर्चा किया गया कि ड्राइंग बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम जब इसके डीप चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। दोस्तों हम इस एक बार पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा टॉपिक दिया ज्योमेट्रिकल फिगर्स, चौथा प्रतीकात्मक चिन्ह दिए, उसके बाद दिया आपका नेक्स्ट प्रोजेक्शन, प्रक्षेप या अनुमान, उसके बाद व्यूज, दृश्य, सातवां टॉपिक दिया विमांकन, डायमेंशन, लेटर राइटिंग, स्थायी बंधक, फास्टनर्स और सेक्शन, और नेक्स्ट दिया लास्ट स्केल। तो दोस्तों जो आपको 6 नंबर तक के टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों यहां तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ड्राइंग का पूर्ण सिलेबस रेलवे ने दिया। बट दोस्तों हम यहां पर कुछ अलग से टॉपिक और पढ़ेंगे। इन टॉपिक जैसे 7 नंबर टॉपिक है विमांकन, 8 नंबर टॉपिक है लेटर राइटिंग, 9 नंबर टॉपिक है बंधक फास्टनर, उसके बाद 10 नंबर टॉपिक है सेक्शन और 11 नंबर टॉपिक है स्केल। हम इन 6 टॉपिक, तो ये जो सिलेबस में जो 6 टॉपिक दिए इसके बारे में तो हम पूर्ण चर्चा करेंगे। हम हर चैप्टर को बहुत डीप पढ़ेंगे, इनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चंस की सीरीज भी हम आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिलेबस के अलग
सिलेबस से भी कुछ ज़्यादा, ड्राइंग का जो सिलेबस है रेलवे का उससे ज़्यादा ही हम कुछ चैप्टरों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उन चैप्टर के बिना हम पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा कि सिलेबस से आउट भी एक दो क्वेश्चन आए, लेकिन वो ड्राइंग से बाहर नहीं थे, आपस में रिलेटेड क्वेश्चन थे। जैसे हम बात करें प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन के टॉपिक की यदि चर्चा करें तो विमांकन भी उसके साथ मैच हो जाता है, उसके साथ आपका स्केल भी मैच हो जाता है, उसके साथ आपका सेक्शन भी मैच हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक रेलवे का दिए हुए सिलेबस के साथ हमने ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने कुछ ऐड करे, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर से लेके 11 नंबर के टॉपिक हैं, ये रेलवे के सिलेबस में ऐड नहीं है, परंतु हम इनको पढ़ाएंगे ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी स्ट्रांग हो सके। दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों हम सिलेबस के पहले टॉपिक की बात करें कि हम ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, जनरल ड्राइंग का परिचय, ड्राइंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ड्राइंग क्यों जरूरी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में ड्राइंग की कितनी अहमियत है, हम ड्राइंग के बिना क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। और दूसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम सीरीज से आगे बढ़ते चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग बोर्ड है, जो कि एक सॉफ्ट लकड़ी का बना होता है, बैटन के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। बैटन, ये बैटन लगा रखी है, क्रॉस बैटन लगा दी जाती है, क्रॉस बैटन लगा के इस ड्राइंग बोर्ड का निर्माण किया जाता है। इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यहाँ पर हम शीट को रखकर, ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग पिंस के माध्यम से या सेलो टेप के माध्यम से या एब्रो टेप के माध्यम से शीट को स्थिर करके हम ड्राइंग को बनाने का कार्य करते हैं। हमको शीट के लिए एक बेस जगह चाहिए होती है, बेस देने के लिए ड्राइंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड एक सॉफ्ट लकड़ी का बना होता है। हम दोस्तों आगे चलें तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया टी स्क्वायर। दोस्तों ये टी स्क्वायर है, यहाँ पर ये टी स्क्वायर एक बेस सिरे से 90 डिग्री एंगल पर या समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए इस टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो तीसरा जो टूल्स यहाँ पे दिया वो दिया सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर के माध्यम से दोस्तों हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का काम करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बनाते हैं, ऑर्थोग्राफी ड्राइंग बनाते हैं। इस सेट स्क्वायर की माध्यम से ये दो पेयर में मिलता है दोस्तों। एक पेयर में जो कोण होते हैं, एक पेयर के जो कोण होते हैं वो दोनों ये बिल्कुल 60-60 डिग्री के बने होते हैं, और जो तीसरा जो पेयर होता है ये 90 डिग्री का होता है। दूसरा जो पेयर होता है ये 90 डिग्री होता है, इसका जो कोण 60 डिग्री का बना होता है और ये कोण इसका 30 डिग्री का बना होता है। इन दोनों सेट स्क्वायर का एक साथ उपयोग करके हम ड्राइंग में बहुत सारी लाइनें खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी निश्चित एंगल पर लाइनें खींचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बीच में एक चांदा दिया होता है, किसी कोण की मार्किंग करने के लिए हम इस सेट स्क्वायर के चांदे का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अच्छी ग्रेड की प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों। अब हम इसके नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो आपके सिलेबस में दिया, तो दोस्तों यहाँ दिया प्रोटेक्टर, एक चांदा जो जीरो से स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक के कोण की मार्किंग करने के लिए 180 डिग्री तक की जीरो से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और 180 डिग्री दोनों साइड से कर सकते हैं हम। यहाँ से 0 से 180 तक और इस साइड से 0 से 180 तक हम एक डिग्री के अंतराल में कोण की मार्किंग का कार्य आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दिया फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व के माध्यम से हम जो रेडियस हम कंपास के माध्यम से, हम प्रकार के माध्यम से नहीं बना सकते, हम फ्रेंच कर्व के माध्यम से वो रेडियस का निर्माण कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व एक प्लास्टिक का, एक अच्छी ग्रेड की प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों। ये जो रेडियस है, इन रेडियस के माध्यम से इंटरनल, एक्सटर्नल, जो बहुत सारी रेडियस आपको दिखाई दे रही है, हम शीट पर रेडियस की मार्किंग का कार्य इस फ्रेंच कर्व के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक प्रकार के फर्मे हैं जो विभिन्न शेप को डेवलप करने के लिए, निश्चित साइज में विभिन्न शेप को डेवलप करने के लिए, शीट पर बनाने के लिए हम इन ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यदि आपको बड़ा एक रेडियस तैयार करना है तो आप देखो इस प्रकार की टेम्पलेट में आपको बहुत सारे रेडियस, छोटे से छोटे साइज के रेडियस दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको कोई ट्रायंगल, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है तो बहुत सारे त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कहीं आपको इलिप्स, यदि आपको यहाँ इलिप्स का निर्माण करना है तो बहुत सारे इलिप्स की डायग्राम्स आपके सामने है। यदि आपको स्क्वायर का निर्माण करना है तो बहुत सारे शेप के स्क्वायर्स आपके सामने हैं। तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स के माध्यम से हम हमारी ड्राइंग शीट पर विभिन्न साइज को बहुत शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी बना सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दिया दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है 3 टूल्स का कंबाइंड है
जो हम सेट स्क्वायर देखते हैं, अभी हमने जो सेट स्क्वायर देखा, तो ये काम सेट स्क्वायर के साथ भी करता है। ये देखो यहाँ पर इसका ये एंगल होता है, हम इसको एक ड्राइंग बोर्ड पे इस क्लैंप के माध्यम से ड्राइंग बोर्ड पे सेट कर सकते हैं। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने में या कोई भी दी गई ड्राइंग को बनाने में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंगल में लाइनों को खींचने के लिए, विभिन्न एंगल में लाइंस को खींचने के लिए हम मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। इसका एक सिरा ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स स्क्रू के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है और प्रॉपर इसका यूज करके स्टील के रॉड्स के उपयोग करके हम ड्राइंग शीट पर विभिन्न एंगल पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनें खींचने का कार्य इसके द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्केल है। शीट पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए, समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, निश्चित साइज की रेखाएं खींचने के लिए हम स्केल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिया दोस्तों कंपास। कंपास को आप देखते हैं तो एक रेडियस बनाने के लिए, चाप काटने के लिए या वृत्त बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं। यहाँ हम पेंसिल की लीड, यहाँ इस जगह हम पेंसिल की लीड को लगाकर हम इस प्रकार से रेडियस का कार्य कहीं शीट पर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो दिया वो दिया डिवाइडर। दोस्तों डिवाइडर जो है, इसकी जो दोनों पॉइंट होते हैं वो शार्प एज में होते हैं, नोकदार होते हैं। डिवाइडर का काम क्या है दोस्तों, भरी गई माप को शीट पर ट्रांसफर करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम चित्र के माध्यम से आपको समझाएं, यदि आपको किसी शीट पर निश्चित 20 mm की रेखाएं इस पूरी लाइन पर बनानी है, तो आपका जो डिवाइडर है, विभाजक है, इसमें 20 की माप भर के हम इस प्रकार से 20-20 की मार्किंग करके हम इस शीट पर एक निश्चित दूरी की मार्किंग कर सकते हैं, एक चाप को आसानी से काट सकते हैं। तो शीट पर डिवाइडर के माध्यम से रेखा का समद्विभाजन करने का कार्य डिवाइडर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो ड्राइंग शीट दी। ड्राइंग शीट में बहुत सारे साइज की ड्राइंग शीट होती हैं। A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं ड्राइंग शीट का साइज छोटा हो जाता है। जब हम चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे तो A4 जो शीट है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, हम सभी साइज की ड्राइंग शीट के बारे में हम डीप में अध्ययन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक दिया वो दिया इरेजर। ये ड्राइंग शीट पर पेंसिल के द्वारा, पेंसिल के माध्यम से कार्य करने पर जो लाइनों को इरेज करते हैं, गलत लाइनों को इरेज करने के लिए, एक्स्ट्रा लाइनों को इरेज करने के लिए हम इरेजर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया वो ड्राइंग पेंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर जो ड्राइंग की जो पेंसिल है वो बहुत सारी ग्रेड की मिलती है। जैसे 9B से स्टार्ट होती HB, F एक स्पेशल ग्रेड होती है, H से स्टार्ट होती है 9S। दोस्तों हम यहाँ ग्रेड के बारे में चर्चा करें तो यदि हम ग्रेड के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये 9B जो है वो बहुत सॉफ्ट ग्रेड है और जो 9H जो है वो बहुत ही हार्ड ग्रेड है। हम हमारे कार्य के अनुसार, हम हमारे वर्क के अनुसार पेंसिल की ग्रेड का चुनाव करते हैं कि हमें किस ग्रेड की पेंसिल से कार्य करना है। हम जो जनरली कार्य करते हैं वो HB और H ग्रेड की पेंसिल से काम करते हैं। जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो ड्राइंग बनाने का, जो स्पेशल ड्राइंग बनाने का कार्य करते हैं, वो विभिन्न पेंसिलों का उपयोग करके अपनी ड्राइंग शीट पर विभिन्न शेड देकर इन विभिन्न प्रकार की ग्रेड की पेंसिल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया दोस्तों वो पेंसिल कटर दिया। पेंसिल को बार बार कार्य लेने पर पेंसिल की लीड जो घिस जाती है उसको रीशार्प करने के लिए हमें इस पेंसिल कटर का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद जो टॉपिक दिया वो ड्राइंग पिन्स और एब्रो टेप या सेलो टेप। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमने जो पहले देखा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए हम कुछ ड्राइंग पिन्स का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पिन उस सॉफ्ट लकड़ी पे आसानी से बैठ जाती है, या ड्राइंग शीट के कोनों को चिपकाने के लिए, वो शीट हिले नहीं, उसके लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया दोस्तों वो ड्राइंग इंक। कभी कभी दोस्तों हमें हमारे पेन के माध्यम से या किसी ब्रश के माध्यम से ड्राइंग शीट पर गहरी लाइनें या बॉर्डर की गहरी लाइनें बनाने के लिए इंक का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम विभिन्न कलर की इंक का प्रयोग, विभिन्न ग्रेड की इंक का प्रयोग करके हम ड्राइंग शीट पर कलरिंग का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों सैंड पेपर। दोस्तों ये एक सैंड पेपर है, इसको एमरी पेपर भी कहा जाता है, इसको हिंदी में रैगमाल भी बोला जाता है। दोस्तों ये विभिन्न ग्रेड में मिलता है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाएगी, 1 नंबर का रैगमाल के दाने मोटे होंगे और 30 नंबर या 40 नंबर या 90 नंबर की रैगमाल जो है बारीक होगा। पेंसिल की नोक को पैना बनाए रखने, शार्प बनाए रखने के लिए हम सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं। सैंड पेपर एक खुरदरा दानेदार पेपर होता है, कागज के ऊपर अब्रेसिव कणों को चिपका कर ये सैंड पेपर का निर्माण किया जाता है।
पेंसिल की नोक को शार्प बनाए रखने के लिए, लगातार लंबे समय तक पेना बनाए रखने के लिए, बार बार शार्प रखने के लिए हम इस सैंड पेपर का उपयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो दिया डस्टर क्लॉथ। जब हम शीट पर कार्य करते हैं तो हमारे हाथ में जो गंदगी है या इरेजर के माध्यम से जो हमने जो सफाई का कार्य किया, शीट को बार बार साफ रखने के लिए, शीट को बार बार साफ रखने के लिए हम डस्टिंग क्लॉथ का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो ब्लूप्रिंट दिया। दोस्तों ड्राइंग को परमानेंट लंबे समय तक पक्का रखने के लिए, हमारी मापें पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट दिखाई दे, तो हम ब्लूप्रिंट का भी प्रयोग करते हैं। ब्लूप्रिंट में एक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाकर उसको अमोनिया के केमिकल के साथ प्रोटेक्टिव रखकर उसको, ताकि लंबे समय तक हमारी वो ड्राइंग जो शीट है खराब नहीं हो, तो हम ब्लूप्रिंट का भी प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ लाइंस के बारे में भी चर्चा की गई कि सिलेबस में कुछ लाइंस आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे रेखाओं का परिचय, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखाओं का वर्गीकरण, पेंसिल की मोटाई के अनुसार, मीडियम लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, तो इन सभी लाइनों के बारे में, हम कितनी लाइनें होती हैं, कितने प्रकार की लाइंस, कौन सी लाइन ड्राइंग में कहाँ उपयोग की जाती है, उसकी मोटाई कितनी होती है, उसको किस ग्रेड की पेंसिल से बनाया जाता है, वो सब हम जब हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट होंगी तब हम करेंगे। आज हम सिर्फ जो ड्राइंग का जो सिलेबस दिया, रेलवे ने जो सिलेबस दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो दिया टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दिया ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामिति आंकड़े जो दिया। दोस्तों यहाँ पर कुछ ज्यामिति शब्दों की परिभाषाएं आपके सामने आएंगी, जैसे आपका वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है, इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। जैसे हम आयत की परिभाषा देखें कि आयत वह एक आकृति है जिसकी, वह एक 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहें, तो वो आकृति जो आयत कहलाती है। तो ऐसे ही हम ज्यामिति शब्दों की परिभाषाएं हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। हम प्लेन ज्यामितियां पढ़ेंगे। जैसे प्लेन ज्यामिति की बात करें तो प्लेन ज्यामिति में आप देखें तो दोस्तों यहाँ सर्किल, बहुत सारी जो आकृतियां आपके सामने हैं, जैसे सर्किल है, ओवल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो जो 2D आकृति होती है, दो जो साधारण प्लेन पे बनाई जाती है, प्लेन सरफेस पे जो आकृति बनाई जाती है, जो 2D के अंदर होती है, 2 आयामी होती हैं, वो सभी प्लेन ज्यामिति कहलाती है दोस्तों। और जो इसका अगला जो टॉपिक है सॉलिड ज्यामिति, तो सॉलिड ज्यामिति, ठोस ज्यामिति 3D होती है, जैसे क्यूब हो गया आपका या प्रिज्म हो गया, या आपका गोला हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, या पिरामिड हो गया। तो दोस्तों दोनों में हम देखें तो कुछ आकृति 2D हम पढ़ेंगे, कुछ हम 3D शेप्स पढ़ेंगे। सिलेबस में अगले टॉपिक की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी आपके सामने आएंगे। जैसे वेल्डिंग का हम बात करें तो वेल्डिंग में जो जोड़ लगाए जाते हैं उनके सिंबल्स क्या हैं, पाइप फिटिंग में जो भी कंपोनेंट है, चाहे आपका एल्बो है, सॉकेट है, कोई यूनियन है, टैप है, उनके सिंबल किस प्रकार के। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कुछ एक चार्ट यहाँ पर ऐड किया। कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के भी सिंबल हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक के भी सिंबल है। तो दोस्तों यहाँ पर वेल्डिंग है, पाइप फिटिंग है, मशीन पार्ट है, रिवेट है, विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स हैं, हर किस किस मटेरियल की क्या सिंबल्स है, हम सिंबल के हिसाब से कैसे पहचान पाएं कि ये इस धातु का सिंबल है या इस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी सरफेस रफनेस कैसी है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के सिंबल पढ़ेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से सिंबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टॉपिक दिया ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि पूरे आपके टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित नहीं करके हम उनको सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिंबल की पूरी स्टडी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो क्लासें लगेंगी उसके अंदर शुरू करेंगे दोस्तों। दोस्तों जो अगला जो टॉपिक दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रोजेक्शन। आपने टेक्निकल क्लासेस में आपने जब ITI या BTech या डिप्लोमा किया तो इस चैप्टर के बारे में सबसे ज़्यादा डीप पढ़ा होगा। पूरी ड्राइंग का जो बेस है वो इसी प्रोजेक्शन पर आधारित है। हम आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रक्षेप को भी आज थोड़ा सा समझाएंगे कि प्रोजेक्शन है क्या। तो दोस्तों हम आगे चलें तो हमारे पास एक चार्ट यहाँ पर है प्रोजेक्शन का, ताकि उसको प्रोजेक्शन को समझने में परेशानी नहीं हो। प्रोजेक्शन 2 प्रकार के यहाँ पर प्रदर्शित किए, एक चित्रीय प्रक्षेप, पिक्टोरियल प्रक्षेप, और एक है दूसरा लंब कोणीय प्रक्षेप। दोस्तों यदि चित्रीय प्रक्षेप की बात करें तो चित्रीय प्रक्षेप भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन, और तीसरा प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो दोस्तों अब यदि हम लंब कोणीय प्रक्षेप की बात करें तो लंब कोणीय प्रक्षेप में हम 2 प्रकार से ड्राइंग बना सकते हैं, एक फर्स्ट एंगल में बना सकते हैं और एक थर्ड एंगल बना सकते हैं। ड्राइंग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है
कि ड्राइंग जो है आइसोमेट्रिक, यदि हमें कुछ दिया, हमें कोई आइसोमेट्रिक दिया, उस आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग हम ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, उसका जो आंसर हम बनाएंगे वो दो ही एंगल में बनाने की बात होती है, या तो वो फर्स्ट एंगल में बनाया जाता है या वो थर्ड एंगल में बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों एंगल तो चार प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। हमने ड्राइंग को समझने के लिए चार क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों हम इस पूरे प्रोजेक्शन को अभी एक इमेज के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक ये समझ में आए कि प्रोजेक्शन में हमें कितना डीप पढ़ना है, प्रोजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्शन के ही आए, प्रोजेक्शन से ही उठ के आए। एक व्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लस के सिंबल को हम इमेजिन करेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, कैसा है, हमें इसके बारे में क्या सोचना है। जब तक आप इसको इमेजिन करके नहीं सोचोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहां पर हमें एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, हमें इस प्लस के निशान को कुछ अभी हम हमारे अनुसार मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आपको समझाएं। हम इस पूरे प्रोजेक्शन को समझने के लिए 8 कांच का उपयोग करेंगे। 8 कांच लेंगे, कांच वो जिसमें हम हमारी शक्ल देख सकें, जिसमें हम हमारा प्रतिबिंब देख सकें। हम उन 8 कांचों को इस फ्रेम में सेट करने के लिए प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे कि हम सबसे पहले एक कांच लेंगे, जिसको यहां पर फिट कर देंगे, यहां पर रखेंगे। जब इस कांच को, पहले कांच को हमने यहां देखो 1 नंबर डाला, इस कांच को जब हमने यहां रखा तो इस कांच में ऊपर से प्रतिबिंब, ऊपर से ये एक जो कोण आपको, एक जो छिन्नक आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अभी हम शंकु छिन्नक के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम पहले जो 8 कांच हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने 1 नंबर का जो कांच है, दर्पण है, वो यहां सेट किया, और दूसरे नंबर का जो दर्पण है हमने यहां सेट कर दिया। तो हमने देखा कि दोनों जो कांच को हमने सेट किया वो 90 डिग्री पर सेट कर दिया। बीच की जो इनकी लाइन है वो डेटम लाइन है, बेस लाइन है। यहाँ पर हमने इनको किसी भी माध्यम से, कब्जे के माध्यम से जोड़ दिया, यानी कब्जा, यानी ताकि ये आसानी से चल सके। क्योंकि अभी आगे आएगा कि ये कैसे मूव करेंगे, मूव करेंगे तो कौन सी दिशा में करेंगे और कौन सा मूव करता है। इसका नाम देते हैं HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसका नाम देंगे दोस्तों VP, वर्टिकल प्लेन। तो दोनों हमने 2 कांच सेट किए, 8 में से 8 कांच हमने लिए थे, जिसमें से हमने 2 कांच सेट कर दिए। हमारे पास कितने कांच बचे दोस्तों? 6। हम उन 6 कांचों को भी यहां सेट करेंगे। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आए। अब हम तीसरा जो कांच है वो यहां लगाएंगे दोस्तों, तीसरा कांच हम यहां लगाएंगे, लेकिन इसका जो जोड़ है वो यहीं आएगा, बेस लाइन पे ही आएगा। और जो ये हो गया 3 नंबर का कांच, और जो 4 नंबर का जो कांच है वो 2 नंबर के कांच के पीछे यहां आएगा दोस्तों। देखो हमने एक हल्की सी ब्लू लाइन आपके सामने डाल दी। तो हमने 4 कांच सेट कर दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और 2 के पीछे 4 नंबर। ऐसे ही हम दोस्तों इस 3 नंबर के नीचे एक 5वें नंबर का कांच सेट करेंगे, जिसको हम लाल इंक से, लाल शाही से इंडिकेट करेंगे, और एक 6ठे नंबर के कांच को हम यहाँ सेट करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा 1 नंबर कांच यहाँ लगाया, 2 नंबर यहाँ लगाया, 3 नंबर ये नीचे आया, 4 नंबर 2 के पीछे आया। ऐसे ही 3 के नीचे जो आया दोस्तों वो आया 5 नंबर, और यहाँ पर जो आया ये 6 नंबर कांच आया। अब दोस्तों हमारे पास 2 कांच और बचे, हम उन दोनों कांचों के कलर के भी थोड़ा सा चेंज करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन कलर है वो येलो ही मिलता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कांच लगाया, आपको दिखाई दे रहा है येलो कांच। ये इस येलो कांच का ये 7 नंबर कांच मान सकते हैं दोस्तों, ये 7 नंबर कांच है। और 8 नंबर का जो कांच है वो 1 नंबर के नीचे लगाया दोस्तों। ये देखो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क इंडिकेट किया। तो दोस्तों 8 कांच लगाकर, तो क्योंकि इसकी 8 ही सरफेस हैं, पहली सरफेस 1 2, 2 के पीछे 3 4 5 6 7 और 1 के नीचे 8। तो हमने इस प्रोजेक्शन को समझने के लिए एक डायग्राम में 8 कांचों को सेट कर दिया। अब दोस्तों जब 8 कांच हमने सेट किए, तो कांच जब है और जब इस कांच के अंदर कोई वस्तु, कोई डायग्राम हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जरूर बनेगा। तो प्रोजेक्शन को समझने के लिए कुछ इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिन से ही आपको समझ में आएगा। अब हम दोस्तों इसको बिल्कुल एक बार क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पूरे डायग्राम को एक बार साफ किया और आपको यहां पर एक बार क्लियर समझाया कि हमने 8 कांच को इस फ्रेम में सेट किया। इस पूरे प्रोजेक्शन के लिए इसकी नंबरिंग करते हैं दोस्तों। हमने इसको 4 भागों में बांटा। पहला भाग जो है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोस्तों ये जो खाना है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने 7th या 8th या 9th क्लास में भी क्वाड्रेंट्स के बारे में चर्चा करी होगी। तो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा। तो दोस्तों ये क्वाड्रेंट भी फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल से रिलेटेड हैं। जो यदि कोई वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जा रही है, देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जा रही है तो वो फर्स्ट एंगल में रखी मानी जाएगी। यदि कोई वस्तु सेकंड क्वाड्रेंट में रखी जा रही है तो वो सेकंड एंगल में मानी जाएगी। यदि कोई वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में रखी जा रही है तो थर्ड क्वाड्रेंट में मानी जाएगी। यदि कोई वस्तु फोर्थ क्वाड्रेंट में रखी जा रही है तो वो फोर्थ एंगल में मानी जाएगी। तो दोस्तों हमारे इसके हिसाब से तो ये समझ में आया कि ड्राइंग का जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो 4 प्रकार से बन सकता है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। बट दोस्तों यहां पर यह कहा जाता है कि जो ड्राइंग है या तो फर्स्ट एंगल में बनती है या थर्ड एंगल में बनती है, कहीं भी ड्राइंग सेकंड एंगल में नहीं बनती, नहीं ड्राइंग फोर्थ एंगल में बनती है। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को बिल्कुल समझने के लिए कि फर्स्ट एंगल में ही ड्राइंग क्यों बन रही है और थर्ड में क्यों बन रही है, सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग क्यों नहीं बन रही, इसके लिए हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करें। तो हम सबसे पहले कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, उसके कुछ बेसिक रूल हैं, 3 बेसिक रूल हैं। यदि ये 3 बेसिक रूल आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि ड्राइंग फर्स्ट और थर्ड एंगल में ही बनाई जाएगी, बनेगी, दिखेगी, समझ में आएगी। सेकंड या फोर्थ एंगल में न तो ड्राइंग बन पाएगी, न दिख पाएगी, न समझ पाएगी। तो दोस्तों पहले 3 नियम है जो इनको रटना बहुत जरूरी है। पहला नियम कि दो जो कांच जो लगे हुए हैं दोस्तों वो कब्जे पे लगे हुए हैं। कब्जा यानी हम उन कांचों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब कब्जा लगा हुआ है तो हमने इनको मूव कराने भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनके तल का निर्धारण करें तो ये सबसे पहले कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन HP और ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन। तो दोस्तों जब हम एक डायग्राम, जैसे हमारे पास एक शंकु छिन्नक है, हम इस शंकु छिन्नक को जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब शंकु छिन्नक जाता है तो ये फर्स्ट एंगल में रखा हुआ माना जाता है। तब ये फर्स्ट एंगल में जब रखा हुआ माना जाता है तो इस शंकु छिन्नक का जो प्रतिबिंब है 2 ही कांच में बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 ही कांच हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का कांच है और एक वर्टिकल प्लेन का कांच है। दोस्तों जब ये शंकु छिन्नक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया तो शंकु छिन्नक का प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना और शंकु छिन्नक का जो दूसरा प्रतिबिंब है वो वर्टिकल प्लेन पे बना। अब हम इसको एक बात और अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही रूल बताया कि दोनों कांच 90 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, पहला नियम। दूसरा नियम अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन उस नियम को बताने से पहले हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जॉब रखा। उस जॉब को रखने के बाद हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस शंकु की प्रतिबिंब बना, इस शंकु का प्रतिबिंब बना और वर्टिकल प्लेन पे भी शंकु का प्रतिबिंब बना। लेकिन यहां पर इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक व्यूअर बनना पड़ेगा, एक देखने वाला बनना पड़ेगा। जब हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे हुए जॉब को देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे हुए जॉब को देखने पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे हुए जॉब का प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है, ऊपर का जो प्रतिबिंब है नीचे बनता है और सामने का जो व्यू है, जो फ्रंट व्यू है, वो वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो ये तय हुआ कि जो प्लान है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा और जो फ्रंट है वो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं कि आकृति आपको 3D दी है। आकृति कैसी दी हुई है? 3D, 3 आयामी दी हुई है। लेकिन जैसे ही ये दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं, जैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो आकृति है ये 2D में कन्वर्ट हो जाती है, 2 आयामी बन जाती है। ऐसे ही वर्टिकल प्लेन पे जो आकृति आएगी वो भी क्या आएगी? 2D में आएगी। दोस्तों ये दूसरा नियम है, आपको ये इस नियम को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई डायग्राम, कोई आकृति, 3D आकृति जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जाती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आकृति की जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो 2D में बनता है और वर्टिकल प्लेन पे भी आयाम जो है उसका 2D में बनता है। तो दोस्तों दूसरा नियम होगा। अब दोस्तों अब हम इस बात करें कि दोनों आयामों को मैच करने के लिए क्या होता है। दोस्तों एक तीसरा नियम यहां काम आता है कि यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है।
जब आकृति 3D से 2D में कन्वर्ट होती है, जब आकृति 3D से 2D में कन्वर्ट होगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये इस प्रकार की, ये तो आपका वर्टिकल प्लेन हुआ, ये बेस लाइन हुई, और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका कहां आ गया दोस्तों, नीचे आ गया। अब आप देखिए दोनों प्रतिबिंब, इस शंकु का दो प्रतिबिंब, आपको एक प्रतिबिंब तो वर्टिकल प्लेन पे दिखाई दे रहा है और दूसरा प्रतिबिंब आपको नीचे दिखाई दे रहा है। दोनों आकृति साफ दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी हुई कोई भी जॉब है उसकी दोनों छाया, दोनों प्रतिबिंब जो हैं हमें बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। एक बेस लाइन के ऊपर दिखाई देगा और एक बेस लाइन के नीचे दिखाई देगा। अब हम दोस्तों बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक शंकु, अब दोस्तों यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यदि हम एक शंकु को लेके जाएं, जैसे हमने ये शंकु यहां लिया, हम इसी शंकु को सेकंड क्वाड्रेंट में भी यदि हम लेके जाएं, तो हम जब सेकंड क्वाड्रेंट पे लेके जाएंगे तो यहां भी वही प्रक्रिया होगी। यहां पर बेस लाइन आपको दिखाई देगी, इस बेस लाइन के साथ जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई शंकु जाएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट पे शंकु जाएगा तो शंकु का एक प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, एक प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा और एक प्रतिबिंब वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। अब वर्टिकल प्लेन नंबर वाले कांच को आप 4 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, दोनों कांच लगे हुए हैं। लेकिन अब दूसरे नियम की बात करें, ये आकृति कैसी है दोस्तों, 3D। जब 3D आकृति सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, जब 3D आकृति सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी तो ये यहां पर 2D में कन्वर्ट हो जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और वर्टिकल प्लेन पे भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2D में। जब आकृति 3D से 2D में कन्वर्ट होती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। ये नियम मैंने आपको बताया था, यही नियम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कोई आकृति 3D से 2D में कन्वर्ट होती है, जब कोई आकृति 3D से 2D में कन्वर्ट होती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। जब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो दोस्तों वर्टिकल प्लेन तो आपका ऊपर है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और ये आपका बेस लाइन है। और जब वर्टिकल प्लेन ऊपर है तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहां जाएगा, क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, तो वर्टिकल प्लेन यहां के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों मिल जाएंगे और वर्टिकल प्लेन पे बनने वाली आकृति और हॉरिजॉन्टल प्लेन की बनने वाली आकृति आपस में मिक्स हो जाएगी, जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यही एक सबसे बड़ा नियम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जॉब की आइसोमेट्रिक ड्राइंग से ऑर्थोग्राफी ड्राइंग नहीं बनती, नहीं समझ में आती, नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं होती। दोस्तों मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, जब कोई आकृति सेकंड क्वाड्रेंट में है, जब कोई आकृति सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आकृति है तो वो 3D है। 3D की जब आकृति हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2D बनेगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा, तो दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मैच हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने पर हमें स्पष्ट आकृति दिखाई नहीं देगी। इसीलिए ड्राइंग में सेकंड एंगल में ड्राइंग नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों हमारा क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जॉब गया तो ड्राइंग हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन अलग अलग दिखाई देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे जब जॉब जाएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट पे जॉब रखा जाएगा तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में दोनों मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि ऊपर बेस लाइन के ऊपर मिलेंगे। यहाँ यही वर्टिकल प्लेन होगा और यही हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अब हम दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वही टेक्निक हम यहां लगाएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम एक जॉब लेके गए। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जॉब लेके गए तो आपका जो जॉब है वो 3D है। आपका जॉब कैसा है, 3 आयामी 3D है। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका प्रतिबिंब एक तो नीचे बनेगा और एक इस सरफेस पे बनेगा, जो कांच नंबर 5 है और कांच नंबर 6 पे बनेगा। और जैसे ही जब ये 3D से आकृति 2D में कन्वर्ट होगी तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री, आपका ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये क्लॉकवाइज कहां चले जाएगा, ऊपर 90 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास एक ये बेस लाइन है, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया और वर्टिकल प्लेन नीचे ही है और नीचे ही रहा। ये पोजीशन है थर्ड क्वाड्रेंट की। तो दोस्तों हमें यहाँ बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट से बिल्कुल साफ समझ में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर आता है और वर्टिकल प्लेन नीचे आता है। दोनों आकृतियां, इस जॉब की दोनों आकृतियां आपको साफ दिखाई देंगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन अलग अलग हैं। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जॉब का निर्माण आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी का निर्माण किया जाता है। अब हम दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम वही नियम को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम दोस्तों फिर दोबारा से एक डायग्राम 3D डायग्राम, जो कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में शंकु दिखाई दे रहा है, हम एक शंकु को लेके आते हैं। जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये 7 नंबर कांच है, इसके नीचे 8 नंबर कांच है। तो दोस्तों इसका ये 3D है, 3D है, इसका प्रतिबिंब 3D का प्रतिबिंब यहाँ 2D में बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और एक छाया इसकी 8 नंबर कांच पे 2D में बनेगी। नियम हमारा फिर वही काम करेगा, जब कोई आकृति 3D में है और वो 3D से क्वाड्रेंट में जाके 2D में कन्वर्ट होती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री चलेगा, तो ये यहाँ पर इस फ्लैप पर बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल इस फ्लैप के साथ बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें पोजीशन दिखाई देगी तो वो पोजीशन नीचे आपका वर्टिकल प्लेन है, नीचे आपका वर्टिकल प्लेन है, बेस लाइन है, तो ये बेस लाइन पे भी नीचे ही आपका HP भी नीचे आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोबारा से इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आकृति आपको समझ में नहीं आएगी, व्यूज आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जॉब को बनाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जॉब स्पष्ट नहीं दिखता। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक छोटे से एक डायग्राम से आपको फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल में क्या डिफरेंस है, क्यों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में जॉब बनाए जाते हैं, क्यों सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में जॉब नहीं बनाए जाते, हमने इसको क्लियर किया ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो सके। तो दोस्तों प्रोजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है। अभी हमने थोड़े से समय में ही आपको एक हिंट दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फ़र्क है, कौन से क्वाड्रेंट में जॉब को रखा जाएगा तो आकृति स्पष्ट दिखाई देगी, किस क्वाड्रेंट में जॉब को रखा जाएगा तो आकृति स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दोस्तों अब हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों कुछ डायग्राम्स हमने सेट किए कि आपको आइसोमेट्रिक, एक आइसोमेट्रिक दिया, इस आइसोमेट्रिक के 3 व्यूज आपको हमने कलर कोड के साथ दिया कि फ्रंट जब आएगा तो आपका ये ग्रीन कलर का होगा, तो ये इस प्रकार का ग्रीन यहाँ दिखाई देगा, आपका जो साइड व्यूज है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, और जो आपका जो टॉप व्यूज है वो येलो कलर का दिखाई देगा। हम इसको कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, इसका ऑर्थोग्राफी कैसे बनेगा, दोस्तों नेक्स्ट जब क्लासें आपकी रेगुलर चैप्टर वाइज क्लासें होंगी तो हम वहाँ डीप हर टॉपिक को, हर व्यूज़ को पढ़ेंगे, हर नाप से, हर साइज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिलेबस के हिसाब से देखें तो बहुत सारे डायग्राम्स पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक व्यू और दिया जो कलर कोड से आपको पता, हम आइसोमेट्रिक देख के ही पता लग रहा है कि यदि हम इसको टॉप से देखें, यदि हम इसको टॉप से देखें तो हम एक पर्पल कलर का एक इमेज दिखाई देगी, उस पर्पल कलर की इमेज को हमने उठा के यहाँ सेट कर दिया, और हमें यदि हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमें लाइट ग्रीन कलर का, लाइट हल्के हरे कलर का जितनी भी इमेज दिखेंगी हम उसको यहाँ पर सेट कर दिया दोस्तों। और यदि हम इस व्यू को साइड से देखेंगे तो हमें डार्क व्यूज जहां जहां दिखाई देगा तो हम लोग डार्क व्यू को उठा के यहाँ कर देंगे। अब ये तीनों फ्रंट, साइड और प्लान कैसे डिसाइड होंगे, कैसे बनेंगे, ये हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका ये फंडा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी या ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक का फंडा क्लियर हो। दोस्तों यहाँ फिर हमने एक और अच्छा डायग्राम दिया जिसमें 3 कलर कोड से, तीनों साइड से, फ्रंट का, साइड का और प्लान के कलर कोड अलग रखे ताकि हम आपको समझा पाए कि ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर की जो जितनी भी इमेज हैं वो आपकी एलिवेशन से दिखाई देंगी, फ्रंट से दिखाई देंगी। पिंक कलर का है तो वो आपको पिंक कलर कैसे दिखाई देगा, आपका जो साइड का व्यू है वो आपका थोड़ा सा चॉकलेटी कलर, ये लाइट थोड़ा सा अलग कलर का है। हमने कलर कोड से आपको ये आइसोमेट्रिक समझाने की कोशिश करी। दोस्तों ये अभी हम जो देख रहे हैं ये सब फर्स्ट एंगल में बनाई हुई ड्राइंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी हुई ड्राइंग है। अब हम एक छोटी सी एक सिंपल ड्राइंग देखते हैं। ये जो ड्राइंग है ये थर्ड एंगल में इसका आंसर मांगा गया कि ये कोई आइसोमेट्रिक दिखा रखा है। इस आइसोमेट्रिक में 3 कलर कोड हमने दिखा रखे हैं कि यदि हम इसको यहाँ फ्रंट से देखें तो ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, इसको टॉप से देखें तो ये येलो दिखाई दे रहा है, और यदि हम इसको साइड से देखें तो यहाँ साइड से देखने पे हमें ये ब्लू भी दिखाई दे रहा है और दोस्तों ये यहाँ हमें ग्रीन भी दिखाई दे रहा है। तो देखो ये ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमने हमारी इस व्यू में दिखाया, और जो फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है रेड दिखाई दे रहा है, टॉप जो आपको दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर येलो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने प्रोजेक्शंस में क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्शंस आपको पढ़ने हैं, प्रोजेक्शन में कितना डीप आपको पढ़ना है, किस प्रकार के आइसोमेट्रिक आपको पढ़ना है, वो सभी के बारे में चर्चा करी। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं
कि जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो व्यूज़ है। व्यूज़ में भी फ्रंट व्यू है, एलिवेशन से संबंधित विवरण है, साइड व्यूज़ हैं, साइड व्यू की प्रोफाइल है, उसके एंड व्यूज़ हैं, टॉप व्यूज़ है। तो जब हम आइसोमेट्रिक पढ़ते हैं तो आइसोमेट्रिक में कितने प्रकार के व्यूज़ हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, एलिवेशन व्यू, तो उन सभी व्यूज़ के बारे में विभिन्न प्रकार की सतहों का वर्णन, चारों क्वाड्रेंट जो अभी हम पढ़ के आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में विवरण पढ़ा हमने, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल के बारे में, व्यू के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों हम यहाँ कुछ सेक्शन व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि यदि किसी कंपोनेंट को इमेजिन करके काटा जाए तो कटने के बाद वो सरफेस कैसी दिखाई देगी। तो ये दोस्तों रेलवे का ये पूरा सिलेबस आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया। अब दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ड्राइंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बच्चे ड्राइंग की तैयारी बहुत कम करते हैं, लेकिन दोस्तों रेलवे जो है बहुत उठक पटक के लिए माना जाता है। सीबीटी फर्स्ट 2018 में जब हुआ था तो उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा आए थे, और इस बार जो सीबीटी फर्स्ट हुआ उसमें बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए। तो बच्चे कंटिन्यू फिजिक्स पे लगे रहे, फिजिक्स ज़्यादा आएगी, फिजिक्स ज़्यादा आएगी, फिजिक्स ज़्यादा आएगी, लेकिन फिर रेलवे ने चेंज किया। दोस्तों इस बार भी रेलवे चेंज करेगा। सीबीटी 2 2018 में जब ड्राइंग का वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग का जो 50 क्वेश्चन थे उसमें मात्र 4 से 5 क्वेश्चन ही बच्चों को मिल पाए। तो बच्चों के दिमाग में ये हो गया यार ड्राइंग तो बहुत कम आती है, ड्राइंग बहुत हल्की आती है, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो भी पार लग जाएगी, 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं, छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों रेलवे उठक पटक के लिए माना जाता है। तो इस बार दोस्तों पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 15 से 20 क्वेश्चन ड्राइंग के आने चाहिए। और यदि दोस्तों यदि क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आ भी गए, और जिन बच्चों ने बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियोस देख के अपने मन में बैठा लिया ड्राइंग हमें नहीं पढ़नी, ड्राइंग में तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों यदि वो 15-20 क्वेश्चन आए तो वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपने हर सिलेबस पे डीप पढ़ना होगा, हर सिलेबस को बहुत अच्छी गहराई से पढ़ना होगा। हमें कुछ नहीं छोड़ना, क्वेश्चन चाहे 1 आए चाहे 50 में से 50 आए, हमें हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से पढ़ना है। दोस्तों हम पूरी मेहनत करके आपके साथ लगे हुए हैं, सिलेबस से ज़्यादा हम आपको पढ़ाएंगे, आइसोमेट्रिक्स के बहुत सारी सीरीज आपको देंगे, उस सीरीज का सॉल्यूशन हम आपके साथ लेके आएंगे। दोस्तों यहाँ हमने आज पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करी। दोस्तों अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लेके आए, हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, आपको सिर्फ रूबरू कराएंगे कि ड्राइंग के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। रेलवे का नहीं पता किस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा दे दे, किस चैप्टर में से कम दे दे, हमको हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन चाहे कहीं से आए, हमें 100% क्वेश्चन को सही करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, एएलपी एग्जाम डेट है 21 जनवरी 2019, शिफ्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन था जो आइसोमेट्रिक से रिलेटेड था, आइसोमेट्रिक यानी प्रोजेक्शन से रिलेटेड एक था क्वेश्चन। तो प्रोजेक्शन का देखो एक क्वेश्चन यहाँ मिला जो कि शिफ्ट फर्स्ट का था, 21 जनवरी का पेपर था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। एग्जाम डेट देखें 23 जनवरी 2019, शिफ्ट सेकंड। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट डेट और बिल्कुल करेक्ट शिफ्ट का पेपर। यदि आप नेट पे जाके देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब कुछ एज इट इज वहां मिलेगा। दोस्तों हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, एक ड्राइंग पे के अंदर REF के बारे में चर्चा करी। तो ये क्वेश्चन जो आया ALP एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019, शिफ्ट सेकंड का आया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया कि LH क्या है। तो LH क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है। ALP एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019, शिफ्ट थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया दोस्तों। फिर हम एक क्वेश्चन देखें, एक आयाम होता है जिसे आरेख के आवश्यक रूप से दर्शाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों ऑक्सिलरी डायमेंशन के बारे में है चर्चा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पेपर का जो आए क्वेश्चन जो आए वो किस डेट में आए। हम इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच करने के लिए इस टॉपिक को हम आगे से आगे आपके सामने लेके आ रहे हैं कि ALP एग्जाम डेट 21 जनवरी 2019, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया दोस्तों, ये भी प्रक्षेप से रिलेटेड है। ALP डेट 21 जनवरी 2019, शिफ्ट थर्ड के अंदर आया कि प्रथम कोण प्रक्षेप के निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। वस्तु प्रक्षेप और प्रक्षेप तल के बीच में स्थित होती है। यहाँ फिर एक क्वेश्चन देखें दोस्तों, ALP एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019, शिफ्ट सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आया कि प्रतीकात्मक आरेख जिसमें संस्थाओं के लिए सरल आकृति का उपयोग करके प्रणाली के संबंधित प्रदर्शित किया जाता है, तो ब्लॉक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आंसर ये है, हम पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर कितने ड्राइंग के क्वेश्चंस आए। दोस्तों नेक्स्ट यदि हम देखें तो 21 जनवरी 2019 है, शिफ्ट फर्स्ट का एक पेपर था कि किसी भी ड्राइंग में अधिक चल भाग है तो उसकी चरम सीमाओं को संकेत के माध्यम से समझा सकते हैं। तो लंबे डैश युक्त दुगने डॉट वाली लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। लाइंस के बारे में एक क्वेश्चन आया
दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, एएलपी एग्जाम डेट जो है 21 जनवरी 2019 है, शिफ्ट थर्ड का आया कि कंपास प्रकार क्या काम करता है। दोस्तों प्रकार जो वृत्त बनाने का कार्य करता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर से क्वेश्चन आया। यहाँ पर दोस्तों देखिए शीर्ष खंड टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो टॉपिक था शीट, ड्राइंग शीट के बारे में आया कि ड्राइंग शीट पर हम हमारा रेफरेंस कहाँ लिखेंगे, रोल नंबर कहाँ लिखेंगे, या हम उसका टाइटल कहाँ लिखेंगे। तो टाइटल ब्लॉक तो जो कहा गया कि राइट शीट के राइट साइड में, शीट के दाहिनी साइड में निचले साइड के अंदर हम वहां पर शीट की मार्किंग करते हैं। तो ये जो आया एएलपी डेट जो है 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का जो क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद एएलपी एग्जाम डेट 22 जनवरी को एक क्वेश्चन आया शिफ्ट फर्स्ट में कि ये भी प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया। यहाँ पर नेक्स्ट डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो है 22 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट है। दो सतहों के बीच में बनी कोणीय सतह को क्या कहते हैं, तो चैम्फरिंग इसका आंसर है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको सिलेबस के साथ समझाने की पूर्ण कोशिश करी, ताकि आप सिलेबस के साथ क्वेश्चन का लेवल समझ पाओ, क्वेश्चन किस लेवल से आते हैं, किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। तो ये भी एएलपी एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड का पेपर का क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्ह संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या है। एएलपी एग्जाम डेट 22 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। दोस्तों यहाँ फिर एक क्वेश्चन दिया गया कि रेडियल लाइन से शुरू होने वाली की लाइंस के बारे में क्वेश्चन कहा गया, तो इसको लीडर लाइन का ऑप्शन दिया। एएलपी एग्जाम डेट 22 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखो, एएलपी एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड, ये फिर आपके प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो दोस्तों हम यहाँ देखें, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमा पर लिखे गए लेटर राइटिंग के बारे में क्वेश्चन आया कि अक्षरांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं था। ये टॉपिक जब सिलेबस में नहीं था, फिर भी देखो विमाओं का टॉपिक जो है सिलेबस में नहीं था, फिर भी क्वेश्चन उठ के आया। लेकिन ड्राइंग में क्या है, टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिलेबस में है उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको ऊपर से नीचे मेरिट को चेंज कर देता है। तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपको ड्राइंग का पूरा सिलेबस कराने के बाद भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी कराई जाए। दोस्तों यहाँ फिर एक क्वेश्चन आया जिसकी डेट है एएलपी एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड। यहाँ पर निम्नलिखित सैद्धांतिक निश्चित तल तथा अक्ष बिंदु के स्थान की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, जिसको तथ्य डेटम लाइन बोला गया। दोस्तों यहाँ फिर एक क्वेश्चन और ऐड है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग आरेख में संक्षिप्त रूप में एसी अक्रॉस कॉर्नर, इसको कहा जाता है अक्रॉस कॉर्नर कहा गया। एग्जाम डेट एएलपी एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड के बारे में चर्चा की गई दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ फिर एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से रिलेटेड ही आया कि प्रक्षेपण है, आंसर इसका प्रक्षेपण है। एएलपी एग्जाम डेट 23 जनवरी शिफ्ट थर्ड, 23 जनवरी 2019 शिफ्ट थर्ड के बारे में आया। आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन आया, प्रोजेक्शन का फिर क्वेश्चन आया। दोस्तों एएलपी CBT2 सभी सब्जेक्ट की फ्री बुक, पीडीएफ और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एनके रेलवे साइको क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल करें, और वहां उस ऐप से आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो रेगुलर प्राप्त होगी। रेगुलर हमारी क्लासेस को अटेंड करें। दोस्तों हम पूरी मेहनत से आपके साथ लगे हुए हैं। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है। आप कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो रेलवे का जो ड्राइंग का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।